हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी, एक अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बताया था आपको कि सेकेंड ईयर में आपको 3 बुक्स पढ़नी है। पहली बुक्स का नाम था थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड का नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्ड वन इज मैथमेटिकल फिजिक्स। और जो मैं पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ उस पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स में अपन ने थोड़ा बहुत स्टार्ट भी कर दिया था। जैसा कि आपको बताया था, अपन शुरुआत कर रहे हैं ड्राक डेल्टा फंक्शन की। और ड्राक डेल्टा फंक्शन शुरुआत करने से पहले अपन को थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी बेसिक जानकारी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको एक डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था। डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ आर इजुकस टू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। पेन चेंज कर लेता हूँ, रुको 1 मिनट। एफ ऑफ आर इजुकस टू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर। ये आपको क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा घर पे, और जिसने अभी ट्राई नहीं किया तो घर पे ट्राई करना, और फिर समझ में नहीं आए तो इसको वीडियो को देखना। अपन डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने में कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ब्रैकेट में ए वेक्टर, किसी डाइवर्जेंस निकालना है एक वेक्टर का, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ जी एच डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल यू। जब अपन फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड दोनों ले लो। इन द ब्रैकेट जी एच ए यू ब्रैकेट 1 प्लस डेल वाई डेल वी। सेकेंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड को छोड़ दो, एफ और एच, देन एफ एच ए वी एंड थर्ड कंपोनेंट इज डेल वाई डेल डब्लू। जब अपन थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे तो थर्ड को छोड़ दो और फर्स्ट और सेकंड क्या है अपन के, एफ एंड जी, देन एफ जी एंड थर्ड कंपोनेंट इज ए डब्लू। यहाँ पे ए डब्लू ए वी ए यू ए वी ए डब्लू क्या है, एक वेक्टर के कंपोनेंट हैं। यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है अपन को, ए वेक्टर बराबर ए यू यू कैप प्लस ए वी वी कैप प्लस ए डब्लू डब्लू कैप। तो वहाँ से अपन ने ए यू ए वी और ए डब्लू कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिए, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं अपन को, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। और गोलीय निर्देशांक, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे एफ ऑफ आर यानी एक वेक्टर, ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर क्या दे रखा है अपन को, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ए वेक्टर क्या दे रखा है अपन को, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए यू क्या हो जाएगा अपन का, ए यू क्या है, यू कैप की जगह आ गया अपन का आर कैप, और वी कैप की जगह आ गया अपन का थीटा कैप, और डब्लू कैप की जगह क्या आ गया अपन का फाई कैप। लेकिन यहाँ पे वी कैप और डब्लू कैप क्या है, यहाँ पे ना तो यहाँ पे थीटा का ऑप्शन है, ना ही यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 0 इंटू थीटा कैप
प्लस 0 इंटू फाई कैप। तो अब अपन इसको ए वेक्टर से कंपेयर करें तो ए यू बराबर आ जाएगा अपन का, व्हाट इज ए यू, आर कैप को छोड़ दो, 1/r², 1/r², दैट इज ए यू। ए वी क्या आएगा अपन का, ए वी बराबर आएगा 0 और ए डब्ल्यू बराबर आएगा 0। अब इन दोनों तीनों मानों को इस फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ, फिर अपन चेक करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मतलब आर कैप अपॉन r² कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 1/FGH, FGH क्या होते हैं आपको याद कराया था मैंने टेबल में, इधर देखो, FGH U कैप, V कैप, W कैप, 1 1 1 1 R साइन थीटा और 1 R 1, ये X Y Z, ये R थीटा फाई और R फाई Z। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, FGH UV W 1 1 1 XYZ, मतलब अपन बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, उसमें अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में FGH का मान क्या आता है, 1 1 1, ये है गोलीय निर्देशांक ज्यामिति यानी कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में F का मान 1, G का मान R और H का मान R साइन थीटा और UVW R फाई Z। ऐसे ही सिलेंड्रिकल में 1 R 1 R फाई Z। F का मान आ गया अपन का 1 सिलेंड्रिकल में, G का मान आ गया अपन का R और H का मान आ गया 1। अब इन अपन बात कर रहे हैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये R थीटा फाई। R थीटा फाई मतलब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि गोलीय निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें FGH कितना है, 1 R, तो इसको अपन फॉर्मूले में लगा देंगे। तो 1/FGH, तो 1/F कितना है 1 इंटू R कितना है, सॉरी G कितना है R और H कितना है R साइन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट 1 शुरू करो, डेल वाई डेल यू, यू का क्या नाम होता है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू का नाम होता है R, यू का मतलब R। तो डेल वाई डेल यू की जगह डेल वाई डेल R, ब्रैकेट शुरू, G इंटू H, G क्या है अपन का R और H क्या है अपन का R साइन थीटा, तो R इंटू R साइन थीटा, तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा R² साइन थीटा। AU क्या है अपन का, इसमें देखो इस ए वेक्टर ये है अपन का, तो AU क्या है अपन का 1/R², तो यहाँ पे लगा दो AU की जगह 1/R², ब्रैकेट 1 प्लस सेकेंड टर्म बात करते हैं डेल वाई डेल वी, डेल वाई डेल वी, वी क्या है अपन का थीटा, तो क्या जाएगा डेल वाई डेल थीटा, ब्रैकेट शुरू, F इंटू H, F कितना है 1 और H क्या है R साइन थीटा, तो 1 इंटू R साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू R साइन थीटा हो जाएगा अपन का R साइन थीटा, तो ये आ जाएगा अपन का R साइन थीटा, ठीक है। और AV क्या आएगा, देखो इसमें AV क्या है 0, तो 0 इंटू 0 प्लस थर्ड टर्म की बात करते हैं अपन डेल वाई डेल डब्लू, डेल वाई डेल डब्लू, डब्लू मतलब फाई, इसका मतलब डेल वाई डेल फाई, ओके, डेल वाई डेल फाई लिख दिया। F इंटू जी, F इंटू जी निकालो, F ये रहा G ये रहा, 1 इंटू R दैट इज R, उसके बाद
AW क्या है अपन का, देखो AW इज 0, दैट इज इंटू 0, ब्रैकेट बड़ा बंद। अब देखो आर स्क्वायर से मैंने आर स्क्वायर काट दिया, ओके, आर साइन थीटा इंटू 0 दैट इज 0। तो 0 का अपन अपकरण करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 0, और r इंटू 0 क्या आएगा 0, तो 0 का फिर अपन फाई के रेस्पेक्ट में अपकरण करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएंगी 0 एंड 0, और आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गए, तो क्या बचा अंदर साइन थीटा, ठीक है। तो फिर अपन लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू आर साइन थीटा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ब्रैकेट शुरू, डेल वाई डेल आर, अंदर क्या बचता है ब्रैकेट के आर स्क्वायर कैंसिल होने के बाद साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 0 ब्रैकेट 1, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात, ये दोनों तो खत्म हो गए, कोई बात नहीं। ये देखो अपकलन किसके रेस्पेक्ट में है, ये अपकलन दे रखा है अपन को आर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, और अंदर फंक्शन किसका है, अंदर फंक्शन दे रखा है अपन को थीटा का। तो अगर फंक्शन थीटा का है और अपकलन आर के रेस्पेक्ट में है, तो जब अपन अपकलन करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी इसकी 0, क्योंकि ये फंक्शन तो है थीटा का और अपकलन करवा रहा है आर का। देखो इसके अंदर कहीं इसके अंदर कहीं आर दिख रहा है क्या आपको, इस वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर आपको कहीं आर दिख रहा है क्या, इसके अंदर कोई आर नहीं है, इसलिए अपन डेल वाई डेल आर करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 0 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा टोटल 0। समझ रहे हो बात को। तो क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए, समझ में आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर क्या आ गया 0। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में, याद करो। एक फर्स्ट ईयर में शायद एग्जाम्पल नंबर 6 वगैरह है, कुछ ऐसा ही है, तो आप चेक करना कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर की पावर n, इसका शॉर्ट ट्रिक होती है कि डाइवर्जेंस निकालना हो किसी आर वेक्टर का, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n प्लस 3 आर की पावर n। क्या होता है इसका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर की पावर n इज इक्वल टू n प्लस 3 आर की पावर n। अगर अपन इस वाले डाइवर्जेंस को अपन के लिए जो क्वेश्चन दे रखा है उस डाइवर्जेंस से कंपेयर करें तो बताओ n का मान कितना है इस क्वेश्चन में। अगर अपन इस वाले फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें जिसका अपन को डाइवर्जेंस निकालना है, तो यहाँ पे n का मान कितना है। इधर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अपन को दे रखा है आर कैप, क्या दे रखा है आर कैप, और जबकि अपन के फॉर्मूले में होता है आर वेक्टर, तो वेक्टर को पहले आपको कैप में बदलना पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर को आर अपॉन आर की पावर n और आर कैप, ठीक है। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एक पावर ऊपर कम हो जाएगी, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर की पावर n माइनस 1। समझ रहे हो, n माइनस 1 ही आएगा ना। डाइवर्जेंस ऑफ, देखो आर, ये आर तो ऊपर जैसा कहते ऐसा रख दिया, ये आर की पावर n है, इसको मैं ऊपर ले गया तो आर की पावर माइनस n, क्या हो जाएगा आर की पावर माइनस n इंटू आर कैप, ठीक है। अब देखो ये पावर 1 और ये पावर माइनस n, तो ये कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर 1 माइनस n आर की पावर
आर कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n+3 आर की पावर n। ठीक है, अब देखो इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर -2 आर कैप इक्वल्स टू 0 दे रखा है इसमें। तो देखो आर की पावर 1 - n की जगह कितना है, 1 - n इक्वल्स टू -2। इससे कंपेयर करो इसको, तो 1 - n इक्वल्स टू यहाँ पे आर की पावर 1 - n है और यहाँ पे आर की पावर -2 है, तो कितना हो जाएगा 1 - n इक्वल्स टू -2। तो इस इधर से -n इक्वल्स टू 1 को इधर ले जाओ, -2 - 1 दैट इज -3, तो n बराबर आ जाएगा अपन का 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में n बराबर कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ पे n बराबर 3 लगा के देखो, सॉरी यहाँ पे r की पावर ये माइनस आता है यहाँ पे, सॉरी ठीक है, माइनस आता है, करेक्ट कर लेना इसको, n-3 आता है। तो यहाँ पे लगा के देखो, तो n बराबर 3 - 3 आर की पावर 3 दैट इज 3 - 3 0। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर की पावर n इक्वल्स टू n - 3 आर की पावर n। ठीक है, तो ये अपन का निकल के आया कि डाइवर्जेंस ऑफ अपन इसको याद रखना है आपको कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, ओके, अब इसको आप अच्छे से नोट बना लेना और अपन आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। अब देखते हैं आगे। अपन को एक रिजल्ट याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 0। अब आपको इसको 1 मिनट भूल जाओ और नई चीज़ देखो। एक जब अपन EMT में बात करते हैं, अपन 12th क्लास में पढ़े हुए हैं कि किसी चार्ज के कारण कोई, अगर मान लो आपके पास एक चार्ज है +q, ये यहाँ रखा हुआ है, किसी चार्ज के कारण बिंदु P, ये कोई बिंदु P है, किसी चार्ज धनावेश +q के कारण बिंदु P जिसकी दूरी चार्ज से कितनी दूरी है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको सभी जानते हो, किसी धनावेश के कारण r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर क्या आता है, E बराबर आता है आपका क्या आता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, और K का मान क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये सब लोग जानते हो इसको कि किसी बिंदु आवेश +q के कारण किसी बिंदु P पर r, जो कि r दूरी पर स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र का मान KQ अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, K, यानी कि K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, Q का मान भी फिक्स है। तो ये मैं ब्रैकेट इसको मैं, ये सब चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, ये सब चीज़ क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैं किसी एक अन्य कांस्टेंट अल्फा, किसी अन्य कांस्टेंट अल्फा से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया, बचा क्या नीचे, अपॉन R स्क्वायर।
अच्छा, इसकी दिशा जानते हो? इसकी दिशा क्या होती है? ई वेक्टर, जैसे वेक्टर लगा दूँ इस पर, मैग्नीट्यूड बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन अगर वेक्टर लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या आएगी? आर कैप की दिशा में। जैसे इस दिशा में, अगर इस दिशा में किसी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? यही तो होती है, यानी कि ये दिशा होती है। अगर इस बिंदु यहाँ पे अगर बिंदु P, ये दूरी R है, तो ये दिशा क्या होगी? ये होगी दिशा ई वेक्टर की। अगर ये है बिंदु P, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी? R दूरी पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस दिशा में होती है? जिस दिशा में अपन का आर वेक्टर होता है। तो यहाँ पे अपन ने इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? आर कैप। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायवर्जेंस निकालूं, अब मैं क्या निकालता हूं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है आपने, ई वेक्टर बराबर एल्फा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये अपन ने किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर, जो कि R दूरी पर स्थित है, के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे डायवर्जेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा मैं कि डायवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन को क्या निकालना है? डायवर्जेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायवर्जेंस डेल डॉट ई इजुकस टू डेल वेक्टर डॉट, ये पूरा लिख दो, एल्फा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा जैसा कि तैसा। यहाँ पे अल्फा क्या है? यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा इज ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख दो क्या है? अल्फा कांस्टेंट, यानी कि नियत है अल्फा। ठीक है, अल्फा नियत है, तो इस अल्फा को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं अपन। तो अल्फा को ब्रैकेट से बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा? अल्फा डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसकी वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ, ये लिख रही है कि डायवर्जेंस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इजुकस टू 0। और ये वैल्यू अपन निकाल चुके हैं कि आर कैप अपॉन आर स्क्वायर कैसे निकाली, अपन ने निकाल दी। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो ये क्या हो जाएगा? एल्फा इंटू 0, तो क्या आ गया? 0। इसका मतलब डायवर्जेंस ऑफ ई इजुकस टू क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं? अल्फा इंटू 0 यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। इसका मतलब डायवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इजुकस टू क्या आ गया? 0। क्या ऐसा होता है? क्या आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर में? जो आपको मैंने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाई थी, क्या ऐसा होता है कि हमेशा डायवर्जेंस ऑफ ई 0 आता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये क्या है? गलत। ये गलत है, ये हमेशा नहीं होता ऐसा। अगर आपको याद करो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, मैक्सवेल की 4 पहली इक्वेशन डायवर्जेंस ऑफ ई इजुकस टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है डायवर्जेंस ऑफ ई, और ये कह रहा है डायवर्जेंस ऑफ ई क्या रहा है? 0। क्या ऐसा हो सकता है क्या? या तो ये गलत है या ये अपन ने कैलकुलेशन करी है ये गलत है। अब मैक्सवेल साहब तो गलत नहीं हो सकते ना। डायवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैक्सवेल ने तो पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लिख रखी है, तो मैक्सवेल तो गलत नहीं हो सकते। दूसरी इक्वेशन क्या है मैक्सवेल की? डायवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन क्या है? डायवर्जेंस कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी वेक्टर बाई डेल टी। और फोर्थ इक्वेशन क्या है? कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये क्या है? 4 मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट, मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है,
तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहीं से तो निकालते हैं अपन, गॉस लॉ यहाँ से तो निकालते हैं, मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था निकाल के कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इलेक्ट्रिक, इसको फिर अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से निकाल के और अपन को यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाई बराबर मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ यहाँ से तो निकल के आएगा, इसका जब अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे इसमें तो या तो गॉस लॉ गलत है या मैक्सवेल की इक्वेशन गलत है, यानी कि या ये सही है। तो ये हो सकता है कि मैक्सवेल की इक्वेशन तो गलत नहीं हो सकती भाई, क्योंकि मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, पूरी फिजिक्स है, तो ये तो गलत नहीं हो सकती। इसीलिए हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो रही हो। ठीक है, तो इस मिस्टेक को अपन आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।